बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपके सेहत के मसाइल के बारे में हम बातचीत करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं और ख़ास तौर पर हमें रमज़ान में किस किस्म की हमें डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, आज इसी पर हम बात करेंगे। डाइट प्लान क्या होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत मरियम अजीज़। बहुत शुक्रिया मरियम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। आपकी मरियम, कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छा जा रहा है। अभी तक अच्छा जा रहा है, ओके। और मरियम, क्या डाइट प्लान होना चाहिए रमज़ान में, हमें क्या खाना चाहिए? अच्छा, जहाँ तक रमज़ान की बात है तो ऑब्वियसली थोड़ा कम ही खाना चाहिए, बिकॉज़ रमज़ान में एक तो सारा दिन हम लोग भूखे होते हैं और फिर इफ्तार में जो है वो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा कम चीज़ें जो है ना वो ऑयली फूड से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए, जो कि आजकल रवायत है, खाते हैं इफ्तारी के टाइम। या इसके अलावा कोशिश ये करें कि जैसे आपने खजूर से रोज़ा इफ्तार किया है तो उसके बाद आप थोड़ा बहुत कुछ खा लें एंड देन मगरिब की नमाज़ पढ़ें और थोड़ा सा वक्फा दें ताकि बॉडी सेटल हो जाए थोड़ी सी, कि आप सारे दिन से भूखे हैं तो आपका इंसुलिन लेवल थोड़ा सा स्पाइक ना करे, ब्लड ग्लूकोज लेवल थोड़ा नॉर्मल हो जाए। उसके बाद यू कैन ईट योर रोटी और वो खाना वगैरह जो है ना वो आप खा सकते हैं। शुरू करते हैं सहरी में हमारा क्या प्लान, क्या खाना चाहिए हमें सहरी में? सहरी में नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, जैसे पराठे को अवॉइड करें, रोटी वगैरह खाएं, मल्टीग्रेन रोटी, जिसमें जो है ना वो आपका इंसुलिन लेवल ज़्यादा स्पाइक ना करे। बेसिकली होता ये है कि सहरी में हम लोग इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि जी सारा दिन जो है ना वो रोज़ा हमने गुजारना है, तो अगर हमने कम खाया तो ये ना हो कि सारा दिन हमें रोज़ा लगता रहे। बेसिकली बॉडी का ये फंक्शन है कि आप जितना मर्ज़ी खा लें, चाहे आप 10 गिलास पानी पी लें, साथ में 2-3 रोटियां खा लें, आपका जो खाना है वो 4 से 5 घंटे में हजम हो ही जाना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ज़्यादा खाना खाएंगे तो वो आपको सारा दिन फुल रखेगा। तो एक ये है कि सहरी में जो है वो एक रोटी, आप उसके ऊपर देसी घी लगा सकते हैं। देसी घी इज़ वेरी गुड फॉर योर बॉडी। इसके अलावा ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसको टाइप ऑफ पराठा बना सकते हैं। बट वो जो एक है ना हमारे घरों में कि हम पेड़े के अंदर भी ऑयल लगाते हैं और फिर जब बालों वाला पराठा और जब हम उसको तवे पे डालते हैं तो वो भी ऊपर नीचे से तला जाता है। सहरी होती नहीं है। तो कोशिश करें कि मतलब अगर आपने पराठा खाना है या सूखी रोटी नहीं पसंद तो उसके ऊपर ऑयल लगा लें, देसी घी लगा लें। देसी घी बहुत अच्छा है। साथ में थोड़ा सा सहरी जो है ना वो अपनी प्रोटीन की क्वांटिटी जो है ना वो उसको ज़्यादा रखें। अब प्रोटीन में क्या चीज़ आती है, आप अंडे ले सकते हैं, उसका ऑमलेट खा सकते हैं, फ्राइड एग खा सकते हैं और बॉइल्ड एग खा सकते हैं। और इसके अलावा कीमा या फिर चिकन से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो आप ले सकते हैं ज़्यादा। और ख़ास तौर पे सहरी में जो है वो आप दही का इस्तेमाल करें। दही जो है वो आपको एक तो ठंडक भी प्रोवाइड करता है, अगर मैं एक लेमैन टर्म यूज़ करूं तो। इसके अलावा उसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होती है, वो डेयरी का बहुत अच्छा सोर्स है। तो उसके साथ साथ जो है ना वो आपकी बॉडी को फुल भी रखेगा और आपको रोज़ा गुजारने में थोड़ा ज़्यादा हेल्प करेगा। ये तो हो गया नॉर्मल इंसान। अगर कोई वेट गेन करना चाहता तो वो क्या करे, वो क्या खाए सहरी? अच्छा, अब वेट गेन के लिए सबसे पहले तो ये है कि मिल्क शेक जो है वो लाजमी पिए सहरी में। सहरी में जो है ना वो क्योंकि सहरी के बाद अक्सर लोगों का ये होता है कि जब फ्रूट का जो है हमें शेक पीना चाहिए। वो बनानास बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा आप डेट्स यूज़ कर सकते हैं। खजूरें जो होती हैं, खजूरें आप इस तरह से कर सकते हैं कि 1 गिलास दूध लें, उसमें आधा गिलास दही डालें, उसको अच्छे से ब्लेंड करें, उसमें 2-3 खजूरें डालें, उसमें आप बादाम डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं, साथ में जो है वो बनानास वगैरह डालें, एप्पल डालें, जो आपको फेवरेट आपका फ्रूट है। तो उससे ना वो बहुत अच्छी हेल्दी स्मूदी टाइप बन जाती है। और बेसिकली होता ये है कि सहरी में इस तरह से है कि जब हमने मोस्टली जो सहरी करते हैं उसके बाद वो लोग सो जाते हैं। तो जब हम लोग खाना खा के सोते हैं, एसिडिटी के बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। या वो एक्चुअली यही होता है ना कि सहरी के बाद हम मोस्टली घरों में ये होता है कि सारी रात हमने जागना है कि सहरी करके ही सोएंगे, और वो एकदम से बहुत ज़्यादा खाना खा के हम लोग सो जाते हैं। तो वो आपको एसिड रिफ्लक्स होना शुरू हो जाता है। आपका जो है ना वो खाना बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली खाने को डाइजेस्ट होने के लिए हमारे जो बॉडी है उसके अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है ताकि जो है वो खाना डाइजेस्ट हो। तो जब आप सो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो एसिड आपके जो है वो ऊपर मुंह की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से ना हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके मुंह से स्मेल भी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी क्या वजह क्या है, मुंह से जो स्मेल आती है, क्या करना चाहिए इसके लिए? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि थोड़ा सा जो हम कहते हैं ना कि ऑयली चीज़ें हैं या जो फैट वाली चीज़ें हैं उसको कम यूज़ करें, क्योंकि जो फैट या ऑयली चीज़ें हैं ना उनको डाइजेस्ट होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और जब उनको टाइम ज़्यादा लगेगा यानी कि हमारी बॉडी में एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और जब एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो वो फिर
हमारे जो है वो एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। उसके लिए वैसे रोज़े में हम लोग ब्रश वगैरह तो कर सकते हैं, उससे कोई मना नहीं है। बिल्कुल तो इस तरह की भी है। और दूसरा ये है कि आप जब आपने खाना खा लिया है तो कोशिश करें कि आप उसके बाद चाय ना पिएं और दही खा लें, या जो है ना वो एक कच्ची लस्सी टाइप होती है ना, तो वो बना के पी लें। उससे जो है ना वो आपका एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम थोड़ी ठीक हो जाती है। और उसके बाद होता है हमें मसला डिहाइड्रेशन का। इसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है? इस पे जो है ना वो बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें ना इस तरह लगता है कि सारा टाइम जैसे इफ्तार हुआ है उसके बाद सहर तक हमने पानी नहीं पीना, बिल्कुल भी पानी नहीं पीना। एक गिलास पी लिया, 2 गिलास पी लिया, और फिर जब सहरी होती है तो हम लोग 4 गिलास 5 गिलास जो है ना वो सहरी में पानी पी रहे होते हैं। तो वो आपकी मतलब सबसे बड़ी मिस्टेक है कि अगर आप ये सोचते हैं कि उसकी वजह से जो है ना वो आपकी हाइड्रेशन पूरी हो जाएगी, बिकॉज बॉडी का ये है कि जब आप पानी एकदम से बहुत ज़्यादा पीते हैं तो आपकी बॉडी उसको फिल्टर आउट करके एक्सक्रीट कर देती है, उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर रही होती। तो अगर आप सहरी में या इफ्तार में 4 से 5 गिलास पानी पी रहे हैं तो वो आपको हाइड्रेशन बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो ज़्यादातर जो है वो यही सजेस्ट किया जाता है कि जब इफ्तार हुआ है तो उसके बाद आपके पास 7 से 8 घंटे होते हैं सहरी तक ना, तो आप एक गिलास करके पानी पी सकते हैं। अगर आपको 1 गिलास भी बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप सिप करके आधे घंटे बाद आधा गिलास पानी पी लिया, फिर आधे घंटे बाद आधा। उससे क्या होता है कि आपकी एक तो हाइड्रेशन भी कंप्लीट रहती है, दूसरा आपकी बॉडी को पता है कि यस अब मुझे पानी जो है ना वो रिक्वायर्ड अमाउंट में मिल रहा है, तो उसको मुझे जो है वो या तो स्टोर नहीं करना पड़ेगा या मुझे वो है ना एक्सक्रीट नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी पियेंगे तो वो बॉडी में ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब भी होगा, और दूसरा वो जो है ना वो आपको बॉडी को हाइड्रेट भी रखेगा। और डिहाइड्रेशन की वजह से कौन से मसाइल हो सकते हैं हमें? डिहाइड्रेशन की वजह से मसाइल में सबसे पहला मसला बहुत ज़्यादा जो रमज़ान में आता है वो है कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि हम लोग पानी ज़्यादा नहीं पी रहे होते, तो पानी की वजह से और खाना बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो कोई चीज़ है ही नहीं जो कि आपकी बॉडी में आपके जो एक्सक्रीट है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करे, जिसकी वजह से ना आपको थोड़ा एक रिलीज़ मिले। तो क्या होता है कि जब आप पानी कम पी रहे होते हैं तो उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि हम पानी कम पी रहे हैं। ब्लड हमारा जो है वो ऑयली फूड खाने की वजह से और सहरी और इफ्तारी करने की वजह से ना नमक का बहुत ज़्यादा इंटेक हो रहा है, तो उसकी वजह से ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा कह लें कि उसमें नमक की क्वांटिटी थोड़ी हाई हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा जो है ना वो इशू हो जाता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन की वजह से एक डायबिटिक और हाई ब्लड प्रेशर या का आप कह लें और भी बहुत से पेशेंट्स होते हैं, उन्हें किस तरह से अपने डाइट का जो है वो रमज़ान में ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए और क्या इस्तेमाल करना चाहिए? जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए तो सबसे पहले तो यही चीज़ आती है कि नमक का थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें। अगर घर में सालन में नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो अपना सालन थोड़ा अलहदा निकलवा लें। और इसके अलावा अक्सर घरों में ये प्रैक्टिस है कि जब हम आटा गूंद रहे होते हैं तो उसमें भी नमक ऐड करते हैं, तो अवॉइड दैट, क्योंकि उसमें भी नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। आटे में जो नमक इस्तेमाल करते हैं, जब हम आटा गूंदते हैं तो उसमें नमक डालते हैं ना, अक्सर घरों में ये चीज़ होती है। तो काफ़ी पेशेंट्स भी मुझे जब आते हैं तो ये बात बताते हैं कि यस यहाँ पे नमक यूज़ होता है, या फिर जब हम लोग इफ्तार में स्कंजवी यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो नमक इस्तेमाल होता है। तो वो सारी चीज़ें, इसके अच्छा ये है कि आप पानी से रोज़ा इफ्तार करें, या फिर अगर आपने कोई ऐसी चीज़ पीनी है जिसकी वजह से आपको थोड़ा एक वो चेंज ऑफ टेस्ट मिल जाए, तो बहुत ज़्यादा जो है वो एक CAC 1000 के सप्लीमेंट्स आते हैं जो कि हम पानी में ऑरेंज कलर की टैबलेट होती है वो डालते हैं, तो वो जो है वो एक हमारी तो शरबत की जो क्रेविंग होती है उसको भी दूर करता है। इसके अलावा जो हमारी वो सोडे की क्रेविंग्स होती है, हाँ बिल्कुल, कि हमने पेप्सी पीनी है या हमने फैंटा पीनी है, तो उसकी जगह जो है वो हम डेली बेसिस पे पीनी चाहिए। हाँ, अगर आप डेली मतलब ये है कि दिन में सिर्फ एक दफ़ा पीनी होती है, एक दफ़ा से ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ ना करें क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। बट अगर आप दिन में एक दफ़ा ले लेते हैं, लेकिन आप मुसलसल जो इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली उसमें जो है वो कैल्शियम और विटामिन C होता है, और दोनों जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, तो वो आपकी बॉडी से बहुत जल्दी एक्सक्रीट हो जाते हैं क्योंकि वो पानी में एब्जॉर्ब होते हैं। तो उसे कहते हैं कि इम्यून सिस्टम भी आपका जो इम्यून सिस्टम भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है ना, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो उससे आपका इम्यून सिस्टम भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा जो डायबिटिक पर्सन है उनके लिए यही है कि क्योंकि खजूर जो है ना उसमें कैलोरीज के साथ साथ उसमें मीठा बहुत ज़्यादा है जी, तो हम लोग जो डायबिटिक पेशेंट्स है उसको यही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि सुन्नत ये है कि आप अगर खजूर से नहीं तो आप पानी से भी रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं, अगर पानी से नहीं तो नमक से कर सकते हैं। तो डायबिटिक के लिए यही है कि आप
जब आपने रोज़ा खोला है तो फ़ौरन जो है वो खजूर ना खाएं, क्योंकि जब आप खजूर खाते हैं आपके बॉडी के अंदर मीठा जाता है तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है बहुत ज़्यादा स्पाइक करता है, और जब एक दफ़ा आपका ब्लड ग्लूकोज स्पाइक करता है तो उसको कम होने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं, और फिर उसकी वजह से आपको ऑब्वियसली डायबिटिक पर्सन को फिर वही जो है ना वो ब्लड ग्लूकोज लेवल की जो है वो मसले जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो यस, तो कोशिश करें कि पानी से रोज़ा इफ्तार करें, उसके बाद आप थोड़ा सा सैलड ले लें। तो अब ज़रूरी नहीं है, बिकॉज अगर मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ तो सब लोग कहते हैं कि ये सब्जियाँ वगैरह ही बताएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। बट येस, ये है कि एक्चुअली सब्जियों में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, और फाइबर की वजह से आपकी जो पेट की बीमारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा दूर रहती हैं आपसे। आपकी जो पेट की बीमारियाँ हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती। तो पहले ये करें कि सब्जियां ले लें, उसके बाद आपने अगर कोई प्रोटीन लेना है या रोटी वगैरह खानी है तो वो आप आराम से खा सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन एक दफ़ा अपने बॉडी को थोड़ा सा जो है ना वो टाइम दें कि वो इफ्तार के बाद थोड़ा मेंटेन करे अपने आप को, फिर उसके बाद आप जो है वो जो मर्जी खा सकते हैं। हमें किन फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए? मैं यही कहूँगी कि इफ्तार में जो है ना वो फ़ौरन इफ्तारी में फ्रूट ना यूज़ करें, लेकिन हाँ आप डिनर में खा सकते हैं। जैसे इफ्तार हो गया, उसके बाद आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद खा सकते हैं। क्योंकि इफ्तारी में हमें क्या नॉर्मली कौन सा मील लेना चाहिए? क्या इफ्तार में एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जिन लोगों के घर पे ये होता है कि वो डायरेक्ट रोटी खाते हैं इफ्तार में, दैट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस, क्योंकि रोटी जो है उसमें हमें फाइबर बहुत ज़्यादा मिल रहा है, वो होल ग्रेन की रोटी होती है, उसके साथ हम कोई भी सालन खा रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा, मैं फिर से वही कहूँगी कि जो ग्लूकोज लेवल है ना वो स्पाइक नहीं करता। जब हम फ्रूट्स भी खा रहे होते हैं, ऑयली फूड भी खा रहे होते हैं, तो एकदम से जो मैदा खाली होता है ना उसके अंदर जो है वो आम ज़ुबान में कहूँ तो वो तहे लगना शुरू हो जाती हैं, तो उसको डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद एसिड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मोस्टली देखा होगा कि रमज़ान में इफ्तार के बाद जो है ना वो गैस्ट्रिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में आते हैं, क्योंकि जब आप एकदम से ऑयली फूड खा रहे होते हैं तो आपको मैदे के मसले बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, फिर इमरजेंसी रूम्स खास तौर पर भरे होते हैं उसकी वजह से। बिल्कुल, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। और मरियम, जिस तरह से आजकल लड़कियों में आप यंग लड़कियां हैं, हेयर ग्रोथ के बड़े मसाइल हैं, स्किन के बहुत से मसाइल हैं, एक्नी है, पिंपल्स हैं, स्किन रफ रहती है, तो ग्लो स्किन के लिए क्या हमें किस फूड का जो है इस्तेमाल करना चाहिए? फ्रूट से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक ना मार्केट में कितना पानी पीना चाहिए? नॉर्मली तो दिन में 3 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उसको मेंटेन नहीं कर पाते, और ख़ास तौर पे रमज़ान में भी जो है ना वो ये चीज़ मेंटेन नहीं होती, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए। और 3 लीटर जो पानी होता है दैट इज़ 12 ग्लास पानी के। 12 ग्लास बनते हैं जी, अगर आप वो 12 ग्लास अपने दिन में तो नहीं पी सकते ना हम वैसे नॉर्मली। तो इट्स लाइक कि अगर आप रमज़ान में नहीं पी सकते तो आप उसको 9 से 10 ग्लास कर लें, लेकिन 9 से 10 से कैसे होंगे? इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि आप इफ्तार से लेके 2 ग्लास पी लेंगे आप वही में। इफ्तारी के बाद वैसे हम पानी पीते हैं, कितना पी लेते हैं हम? मैं वही कह रही हूँ कि पानी जो है ना वो हाइड्रेट लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पानी पियेंगे तो ही जो खाना खाया है वो डाइजेस्ट होगा ना। पानी ज़्यादा पीना चाहिए। बिल्कुल। और ना अगर कोई अपनी स्किन को ग्लो करवाना चाहता है ना, तो वो ये करके देखे कि वो 10 दिन का अपना टारगेट रखे कि 3 लीटर दिन में पानी लाजमी पीना है। उनकी स्किन पे कोई भी मसाइल रहेगा ही नहीं, उसकी स्किन खुद ब खुद ही ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पानी हमारी बॉडी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि एज यू नो कि 60% जो बॉडी है ना वो पानी से बनी हुई है। तो आप 60% में से अगर आप 20% भी पानी उसको नहीं प्रोवाइड करें तो ऑब्वियसली वो कहाँ से जो है वो अपना फंक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो ट्राई टू मेंटेन दैट। इसके अलावा फ्रूट्स में ये है कि स्ट्रॉबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। उसके बाद अमरूद है, अमरूद में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फ्रूट हैं वो ज़्यादा खाएं, और बनाना को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि उसमें एक तो कैलोरी डेंस फूड है वो। अगर आप बनाना खाते हैं तो फिर हमारा ये है कि फिर हम एक नहीं खाते, फिर हम 3-4 इकट्ठे खाते हैं, तो उसकी वजह से कैलोरीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। और इसके अलावा अगर आपने फ्रूट जूस पीना है तो आधा कप जो है ना या आधा ग्लास फ्रूट जूस पिएं, क्योंकि फ्रूट जूस इस तरह से है कि अगर हम फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हम एक ऑरेंज खा रहे हैं, तो अगर हम ऑरेंज खा रहे हैं तो वो हम एक ही खाएंगे, लेकिन जब वो ग्लास में बनेगा तो वो 3 से 4 ऑरेंज का जूस निकलेगा, तो उसकी वजह से कैलोरीज भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। लेकिन ये है कि ये सारे जो फ्रूट्स अगर हम खाते हैं तो उसकी वजह से हमें फाइबर भी मिलता है, वाइटामिन डिफरेंट मिलते हैं, मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जो कि आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, और वो आपको ना एक फ्रेशनेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो ओके, और वेट किस तरह से हम जो है ना कम कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा मसला लोगों का रमज़ान में ख़ास तौर पर। रमज़ान में एक तो
कम खाएं। ऑब्वियसली अगर आप कम खाएंगे तो आपका वेट जो है वो खुद ब खुद ही कम हो जाएगा। मोस्टली पेशेंट्स आके यही कहते हैं कि जब हम लोग रमज़ान में कोशिश ये करते हैं कि वेट कम हो जाए, लेकिन जब हम ईद पे अपना वेट चेक करते हैं तो वो ज़्यादा हुआ होता है। वो इसीलिए क्योंकि हमारी प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा जो है ना वो गलत हो जाती है ड्यूरिंग रमज़ान, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर हमने रोज़ा इफ्तार करना है तो जो हमारी जो है ना वो एक सुन्नत है कि हमने पकौड़े और समोसों से ही करना है, उसके बाद जो है ना वो रोज़ा नहीं होगा। और इसके अलावा डिफरेंट जो है वो शरबत वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है ना कैलोरीज हमें पता नहीं चलता कि कैलोरीज एकदम से इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं कि वो आपको वेट गेन करवा देती हैं। अब वेट लॉस के लिए ये है कि अगर आप रमज़ान में वेट लॉस करना चाहते हैं तो सहरी में 1 रोटी खाएं, साथ में आप कोई ऑमलेट ले सकते हैं, बॉइल्ड एग ले सकते हैं और साथ में आधी प्लेट सालन ले सकते हैं। उसके साथ आप दही का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपने रोज़ा जो है वो रख लिया। जब आपका रोज़ा इफ्तार हो रहा है तो आप 1 खजूर के साथ सैलेड का बाउल ले लें और साथ में 1 अंडा ले लें। उससे क्या होगा, आपको पेट भी फुल हो जाएगा क्योंकि सैलेड का एक पूरा बाउल भर के आपने लेना है, तो वो आपको जो है ना वो भूख नहीं लगने देगा। तो आपने वो ले लिया, उसके साथ आप अंडा ले लें। अंडा नहीं लेना, शामी कबाब ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं लेना तो आप जो है वो कोई सा भी प्रोटीन का सोर्स, जिस तरह टिक्के हो गए या कोई लेग पीस वगैरह हो गया, आपने घर पे स्टीम किया हुआ है तो वो आप ले सकते हैं। तो ये आपका इफ्तार का जब पूरा हो गया तो उसके बाद आप डिनर में, क्योंकि चाय जो है वो इफ्तार के बाद मस्ट होती है और हम अगर इफ्तार के बाद चाय ना पिएं तो वैसे ही जो है वो सबका बुरा हाल हो जाता है। चाय पीना से कितना ज़रूरी है, क्या इसके क्या फ़ायदे क्या, इसके नुकसानात क्या हैं? नुकसान तो यही है कि अगर आप सहरी में या इफ्तारी में चाय पीते हैं तो चाय जो है वो आपकी बॉडी से, क्योंकि डायरेटिक है, वो आपकी बॉडी से पानी को बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट करती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप चाय पीते हैं उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ता है क्योंकि वो पानी आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करती है। चाय पीने से एसिडिटी के भी क्या प्रॉब्लम होती है? बात चाहिए जी जी, क्योंकि जो चाय है उसके अंदर निकोटीन है और कॉफ़ी के अंदर कैफीन होती है, तो वो एसिड रिफ्लक्स को जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। उसकी वजह से एसिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर कोई बहुत शौकीन है और उसने पीनी है चाय, तो इस तरह है कि दिन में 2 कप जो है वो रिकमेंडेड है कि आप 2 कप चाय पी सकते हैं। लेकिन कप भी फिर कप होना चाहिए, वो मग नहीं होना चाहिए जिसमें जो है ना वो बड़े बड़े मग पीते हैं आप। जी तो वो एक कप होना चाहिए, तो वो आप दिन में पी सकते हैं 2 दफ़ा। लेकिन कोशिश करें कि जब आप चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं, ख़ासतौर पे ग्रीन टी भी, अगर कुछ लोग प्रैक्टिस ये है घर में कि जब हम खाना खा लेते हैं और थोड़ा ओवर ईट हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि चले ग्रीन टी ले आएँ, अब थोड़ा सा ना हजम करने के लिए ग्रीन टी पी लेते हैं। ग्रीन टी कितनी हेल्दी है, क्या वाकई इससे फ़ायदा होता है? ग्रीन टी जो है ना वो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करती है, तो आपको हजम करने में ना मदद करती है। लेकिन आपने खाने के बाद, आप कहते हैं इससे क्या स्टमक प्रॉब्लम भी हो सकता है, होता है कुछ ऐसा? बिल्कुल, मैं यही बता रही हूँ कि जो है ना ग्रीन टी आपने खाने के फ़ौरन बाद नहीं पीनी, क्योंकि उसमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, टैनिन्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपके खाने के साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे आयरन है या डिफरेंट वाइटामिन हैं, तो वो एब्जॉर्ब होकर आपके यूरिन के थ्रू वो निकल जाते हैं। तो ग्रीन टी, चाय, कॉफ़ी, ये कम से कम आपने खाने के आधा घंटे के बाद पीना है, उससे पहले नहीं पीना। लेकिन हाँ, अगर आप दिन में ग्रीन टी पीते हैं, जैसे सुबह नहार मुँह आप ग्रीन टी पी रहे हैं, रात को सोने से बाद जो है वो ग्रीन टी पी रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जो है ना आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, आपको वेट लॉस में हेल्प मिलती है। कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रीन टी पिए, कोई भी घर का बना हुआ कहवा पी लें तो आपको मेटाबॉलिज्म फास्ट करने में जो है ना वो हेल्प करता है। ठीक है। और जिस तरह से ख़वातीन के मसाइल की अगर बात की जाए तो ख़वातीन में बोन्स का आपको पता है पेन जो है ये बहुत नॉर्मल कॉमन रहता है, कमर दर्द बहुत कॉमन है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या रेमेडी होनी चाहिए इसके लिए? ख़वातीन के जो ये विटामिन डी का इशू है ना, ये तो आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पीक है। कैल्शियम कितना ज़रूरी है, इसकी इंटेक कैसे हम करें इसकी? कैल्शियम, क्योंकि मैं एक चीज़ बताऊंगी जो कि सब लोग जो है ना वो थोड़ा उससे मुत्तफक नहीं हो सकते, शायद थोड़ा एग्री ना करें उस चीज़ से। एक्चुअली जो 2024 की जो रिसर्चेस हैं उसमें ये आया है कि विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो हमें दूध से नहीं मिलता। दूध से नहीं मिलता? जो पाकिस्तान में दूध मिलता है वो आपको पता ही है कि कैसा होता है। तो हम लोग कोई गारंटी इस चीज़ की दे नहीं सकते कि कैल्शियम कितना मिल रहा है, क्योंकि अगर मैं कह दूँ कि आप दूध ज़्यादा पिएँ तो उससे क्या होता है कि आजकल दूध में प्योरिटी नहीं है जो होनी चाहिए, प्योरिटी नहीं है। दूसरा जो है ना वो स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो दूध की वजह से, तो उससे फीमेल्स में फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आपने लेनी है तो फिर ये कर सकते हैं कि किसी अच्छी कंपनी के आप दही ले सकते हैं, आप वो खा लें, उससे आपको जो है ना वो कुछ हद तक कैल्शियम मिलता है, जो फ्रेश मिलता है वो ना खाएं।
खा Packing सकते हैं या पैकिंग वाला इसलिए क्योंकि थोड़ा सा कंपनी का ये होता है कि भरोसा होता है कि शायद उन्होंने अच्छी चीज़ बनाई है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको दूध जहाँ से मिल रहा है तो दही भी उसी दूध की जमाई होगी उन्होंने, तो इसीलिए कोशिश यही करें कि जो है ना वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है लेकिन अपनी सेहत के लिए थोड़ा सा फेयर करना पड़ता है। तो एक ये चीज़ है। इसके अलावा लड़कियों में जो है ना वो हड्डियों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कॉमन है ये, बिल्कुल। तो उसके लिए यही है कि आप विटामिन डी के सप्लीमेंट स्टार्ट कर दें, क्योंकि किसी भी चीज़ से जो खाने वाली चीज़ है उससे आपको विटामिन डी नहीं मिल रहा, तो सप्लीमेंट जो है वो स्टार्ट कर दें। डिफरेंट सप्लीमेंट्स जो है वो आते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपने अपने से ही स्टार्ट कर देना है, किसी अच्छी डाइटिशियन से, न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करें। वो जो टैबलेट हम पानी में जो पी सकते हैं, क्या उसमें ये विटामिन डी जो है हमारा जो पूरा हो सकता है अगर वो डेली हम इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली हर सप्लीमेंट जो है ना उसके डिफरेंट यूजेस हैं। अब जैसे वो टैबलेट है जो CSC 1000 वाली टैबलेट है, उसके अंदर कैल्शियम और विटामिन सी होता है सिर्फ, लेकिन अगर हमने विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें एक अलग सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि विटामिन डी जो है वो ऑयल बेस्ड सप्लीमेंट है और जो विटामिन सी है वो वाटर बेस्ड सप्लीमेंट है, और विटामिन डी की टॉक्सिसिटी भी बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसीलिए अपने से नहीं यूज़ करना। मैं फिर से कहूँगी किसी डॉक्टर की, किसी डाइटिशियन के मशवरे से ही यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने से ही रेमेडीज़ कर रहे होते हैं खासतौर पे सप्लीमेंट्स के साथ, तो उनकी टॉक्सिसिटी बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है। और रमज़ान में जो एक्सरसाइज है वो कितनी ज़रूरी है, उसके लिए क्या टाइम होना चाहिए, कब हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए? अच्छा, रमज़ान में एक्सरसाइज अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए अगर आप रोज़े में एक्सरसाइज करेंगे तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग। जो है मैं अपने पेशेंट्स को ख़ास तौर पे ये बात कहती हूँ कि अगर आपने वेट लॉस करना है और आप चाहते हैं कि आपका इफेक्टिव वेट लॉस हो, तो आप जो है ना वो 2 बजे से लेके जब तक इफ्तार है उसके दरमियान में कभी भी जो है ना वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल सबसे ज़्यादा कम होगा ना, तभी आपका फैट बर्न स्टार्ट होगा। अगर आपने खाना खाया आसानी से आपका वेट जो वो लूज हो जाएगा। अगर आपने खाना खाया और खाने के फ़ौरन बाद जो है वो आपने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दिया है, तो जो आपकी खाने जो एनर्जी आपको बॉडी से मिल रही है वही यूटिलाइज हो रही है। तो अगर आप फास्टिंग में जो है वो एक्सरसाइज या वॉक करते हैं तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, उससे वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। ठीक है मरियम, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत हेल्दी टॉक हो रही थी हमारी, क्योंकि अब जो है प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है तो नाज़रीन अब वक्त आ चुका है आपसे इजाज़त लेने का, तो फिर कल आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।